कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कहानी यानी आयरन मैन मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस पूरी मूवी का आनंद लेना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर 2 से 3 क्लिक में ही डाउनलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। तो आज हम जिस कहानी की बात करेंगे उस कहानी का नाम है आयरन मैन। ये कहानी बेसिकली एक ऐसे आदमी पर बेस्ड है जो कि बचपन से ही काफी बुद्धिमान और जीनियस टाइप का आदमी रहा है, जिसका नाम है टोनी स्टार्क। टोनी के पिता यानी हावर्ड स्टार्क यूएस के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और वे वहाँ के मिलिट्री के लिए हथियार बनाया करते थे और तो और वे स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक भी थे। मगर दुर्भाग्यवश जब टोनी 21 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो। तब से टोनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बन गया और अपने पिता के दोस्त ओबाडाह स्टेन से मिलकर अपने देश के लिए बेस्ट से बेस्ट हथियार बनाकर स्टार्क इंडस्ट्रीज को बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जहां ओबाडाह स्टेन स्टार्क इंडस्ट्रीज के मैनेजर है। तो ये तो रही इस कहानी की कुछ बेसिक जानकारियां। तो चलिए अब चलते हैं इस कहानी के मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सिंपली कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के डेजर्ट से होते हुए, जहाँ पर टोनी यूएस मिलिट्री को अपने नए मिसाइल जो कि बहुत ज्यादा विनाशकारी है उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। एक्सपेरिमेंट सफल होने पर टोनी मिलिट्री के साथ कहीं जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग टोनी के गाड़ी पे हमला कर देते हैं और सारे मिलिट्री को मार देते हैं। टोनी बचने के लिए गाड़ी से निकलकर भागने लगता है और एक जगह पर जाकर छुपकर मदद के लिए कॉल करने लगता है कि तभी हमले की वजह से उसी के कंपनी का बॉम्ब उसी के पास आकर गिरती है, जिसके फटने से उसके शरीर में बहुत सारे बॉम्ब के छोटे छोटे कण घुस जाते हैं। वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो अफगानिस्तानी गैंगस्टर जो कि अपने आप को 10 रिंग्स कहते हैं उनके कैद में होता है। अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में अब से ठीक 36 घंटे पहले लास वेगास में, जहाँ पर टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिल रहा था, लेकिन टोनी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। दरअसल टोनी को जो आदमी अवार्ड दे रहे थे वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, साथ ही वो टोनी के जिगरी दोस्त भी थे। इसलिए कर्नल रोडी जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, उन्हें पता चलता है कि टोनी एक कैसीनो में है। अब कर्नल रोडी उस अवार्ड को टोनी को देने के लिए कैसीनो आते हैं, लेकिन टोनी कहता है यार मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड पड़े हुए हैं जिसकी वजह से मेरे घर में जगह भी नहीं है, इसलिए इसे तुम किसी और को दे दो। बाद में जब टोनी कैसीनो से जाने लगता है तो वहाँ पर क्रिस्टन आती है जो कि एक जर्नलिस्ट है और वो टोनी को रोक कर कहती है कि आप इतने बड़े बड़े और घातक हथियार बना रहे हैं जिसकी वजह से भविष्य में देश पर खतरा भी आ सकता है। टोनी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसे हथियार इसलिए बना रहा हूँ ताकि आगे चलकर हमारे देश में शांति और अमन बनी रहे। अगले दिन टोनी अपने लैब में किसी तरह के मशीन को बना रहा होता है और उसमें उसकी मदद कर रहा होता है जारबेस जो कि टोनी का कंप्यूटर असिस्टेंट है। आसान भाषा में कहे तो जैसे हम गूगल से कोई प्रश्न पूछते हैं और गूगल उसका आंसर झट से दे देता है, ठीक उसी तरह जारबेस भी टोनी के हर सवाल का जवाब देता है। अब टोनी के पास उसकी रियल असिस्टेंट पेपर पोर्ट्स आती है और कहती है आपको अफगानिस्तान जाने के लिए प्लेन पकड़नी है जिसमें आप पहले से ही 1 घंटे लेट है। दरअसल वो प्लेन टोनी की होती है, इसलिए वो लेट होते हुए भी टाइम पर प्लेन पकड़ लेता है। अब प्लेन अफगानिस्तान में लैंड होती है जहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री वाले पहले से ही टोनी की राह देख रहे होते हैं। और अब कहानी जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम देखते हैं कि टोनी की चेस्ट की ऑपरेशन हो रही है और उसमें कुछ फिट किया जा रहा है। कुछ पल बाद जब टोनी को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक अजीब जगह पे है और उसके चेस्ट में कुछ लगा हुआ है जो कि एक बड़ी सी बैटरी से जुड़ी हुई है। वहाँ पर एक और आदमी होता है, उसी ने ही टोनी की ऑपरेशन की थी। उसका नाम है एंसन और वो एक साइंटिस्ट है। उसे 10 रिंग्स वाले बहुत दिनों से वहाँ पर कैद करके रखे हुए हैं। टोनी एंसन से कहता है कि मुझे क्या हुआ है। एंसन एक शीशी में रखे कुछ नुकीली चीजों को टोनी को दिखाते हुए कहते हैं कि इसके बहुत सारे छोटे छोटे कण तुम्हारे चेस्ट में घुस गए थे और इसके कई सारे कण अभी भी तुम्हारे चेस्ट के अंदर ही है, इसलिए मैंने तुम्हारे चेस्ट का ऑपरेशन करके उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को फिट कर दिया जो कि उस बड़ी सी बैटरी से कनेक्टेड है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट उन छोटे छोटे कणों को तुम्हारे दिल तक पहुँचने से रोके रखेंगे। कि तभी वहाँ पर 10 रिंग्स वाले लोग आ जाते हैं और उनका सरदार टोनी को एक मिसाइल की फोटो दिखाकर कहता है कि मुझे ये मिसाइल चाहिए, इसलिए तुम ये मिसाइल बनाओ। अगर तुम मुझे ये मिसाइल बनाकर दे दोगे तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। टोनी समझ जाता है कि वो अगर उनको मिसाइल बनाकर दे भी देगा फिर भी वे लोग उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही टोनी वहाँ पर अपनी ही कंपनी के बहुत सारे हथियार को देखकर हैरान रह जाता है, इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है और मिसाइल बनाने के लिए मान जाता है। मगर वो केवल नाम के लिए मानता है, उसका इरादा तो वहाँ से भागने का था। सबसे पहले तो अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि उसे उस बड़ी सी बैटरी से छुटकारा मिल जाए। जब आर्क रिएक्टर बनकर तैयार हो जाता है तब एंसन बोलते हैं कि ये तो मिसाइल नहीं है। टोनी कहता है ये आर्क रिएक्टर है। आसान भाषा में कहे तो ये एक इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला डिवाइस है। इसका इन्वेंशन मेरे पिता ने किया था। उन्होंने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाए थे जिससे पूरे फैक्ट्री को पावर मिलती है। अब टोनी एंसन को एक आयरन सूट का ब्लूप्रिंट दिखाता है और कहता है इसी के सहारे हम बाहर जाएंगे।
टोनी आर्क रिएक्टर को अपने सीने में फिट कर लेता है और सूट बनाना चालू कर देता है। सूट बनाते बनाते दोनों अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं। एंसन कहते हैं कि मेरी पूरी फैमिली है और यहाँ से छूटने के बाद मैं सीधा उनके पास जाऊंगा। टोनी बोलता है अभी तक मेरी कोई फैमिली नहीं है। अब सूट बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद टोनी सूट को पहनने लगता है। उधर ट्रेंडिंग्स वाले कैमरे में दोनों को देख रहे होते, तब उनको शक हो जाता है कि वे दोनों मिसाइल नहीं बल्कि कुछ और बना रहे हैं। इसलिए ट्रेंडिंग्स वाले चेक करने के लिए अपनी पूरी टीम को लेकर आते हैं। इधर टोनी ने सूट तो पहन लिया था, लेकिन अभी उसमें सॉफ्टवेयर लोड करना बाकी था। इसलिए एंसन सॉफ्टवेयर को लोड में लगाकर ट्रेंडिंग्स वाले को रोकने में लग जाता है ताकि उनको थोड़ा सा टाइम मिल सके, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ से निकलने की लड़ाई में एंसन मारे जाते हैं। ये देखकर टोनी बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि एंसन अपने परिवार के पास जाना चाहता था और अब सॉफ्टवेयर पूरी तरह से लोड हो जाती है। तभी से टोनी एक एक कर सभी गैंगस्टर को मार देता है और अपने आर्मर सूट की मदद से वहाँ मौजूद सारे हथियार को जला देता है और वहाँ से निकल जाता है। मगर आर्मर से कंट्रोल खो जाने की वजह से टोनी एक रेगिस्तान में जाकर गिरता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से टोनी तो बच जाता है, लेकिन उसकी आर्मर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। थोड़ी देर बाद कर्नल रोडी भी अपनी मिलिट्री के साथ टोनी को ढूंढ लेते हैं और वहाँ से अपने शहर न्यूयॉर्क ले जाते हैं। शहर पहुंचते ही टोनी सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें अनाउंस कर देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब से हथियार बनाना बंद कर देगी। ऐसा बोलकर टोनी वहां से चला जाता है। तब ओबेडाय स्टेन बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टोनी अभी सदमे में है इसलिए ऐसा बोल रहा है। इधर टोनी पहले से भी ज्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर बनाकर तैयार कर लेता है और पेपर की मदद से पुराने आर्क रिएक्टर की जगह पे नए आर्क रिएक्टर को फिट कर लेता है। उधर बचे हुए ट्रेंडिंग्स के मेंबर टोनी को ढूंढते ढूंढते उस रेगिस्तान तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे टोनी गिरा था। उनको टोनी के आयरन सूट के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं और इधर टोनी अपने लैब में फिर से वैसे ही आर्मर सूट को बनाने में लग जाता है और कई सारी मेहनतों के बाद उसका नया आर्मर सूट बनकर तैयार हो जाता है। जिसके बाद टोनी उस आर्मर का नाम रखता है मार्क 2 और वो आर्मर जिसे टोनी ने 10 रिंग्स के कैद में बनाया था उसका नाम था मार्क 1। टोनी ने मार्क 2 को मार्क 1 के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल और दिखने में भी अच्छा लगे ऐसा बनाया था। और अब टोनी जार्विस को कमांड देता है कि मुझे जितना हो सके उतना ऊपर उड़ा। टोनी उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला जाता है जिसकी वजह से उसका सूट जमने लगता है। दरअसल टोनी जिस ऊंचाई पे होता है वहाँ का तापमान माइनस में होता है। बर्फ जमने की वजह से टोनी तेजी से नीचे गिरने लगता है, पर जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा होता है वैसे वैसे आर्मर की बर्फ पिघलने लगती है, जिस कारण से टोनी एक बार फिर से उड़ने लगता है। और अब टोनी अपने लैब जाकर फिर से आर्मर में कुछ चेंजेस करने लगता है ताकि ज्यादा ऊंचाई तक जाने पर उसकी ड्रेस जमे ना। उधर स्टेन टोनी को बिना बताए एक पार्टी रखा होता है, पर टोनी को उस पार्टी के बारे में पता चल जाता है और अब टोनी पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से क्रिस्टन से होती है। क्रिस्टन टोनी को कुछ फोटोज दिखाते हुए कहती है कि इस शहर का नाम गुलमीरा है और ये सारे हथियार तुम्हारी कंपनी के, जिसके दम पर वे गैंगस्टर वहाँ के लोगों को जान से मार रहे हैं। ये सब देख सुनकर टोनी शॉक हो जाता है और वो फौरन स्टेन के पास जाकर कहता है कि तुमने वो फोटोज देखी। स्टेन कहता है छोड़ो वो सब बातें और टोनी को अपने बातों में बहला लेता है। जिसके बाद टोनी अब घर आ जाता है और गुलमीरा की दर्दनाक न्यूज देख देख कर उसमें गुस्सा उबल रहा होता है धोखे की, जो कि स्टेन ने उसे दी। और अब टोनी आयरन सूट को पहनने लगता है और सीधा उड़ान भरता है अफगानिस्तान के गुलमीरा शहर के लिए, जहाँ के लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा जा रहा होता है। टोनी वहाँ पहुंचकर सारे आतंकवादियों को मारकर लोगों को उनके कैद से आजाद कर देता है। साथ ही वहाँ मौजूद सारे टैंक और मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सारी वारदातें न्यूज में भी आ जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि वो हमले किसने किए। वो न्यूज देखकर स्टेन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो सारे हथियार जिसे टोनी ने तबाह कर दिए उसी ने ही आतंकवादियों को दिए थे। और अब स्टेन रात होने पर अफगानिस्तान जाकर 10 रिंग्स के लीडर से मिलता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि टोनी को स्टेन ने ही किडनैप करवाया था ताकि उसे मरवा सके। अब 10 रिंग्स के लीडर स्टेन को टोनी के पुराने आयरन सूट को दिखाकर कहता है कि इसका सैंपल तुम्हें चाहिए तो इसके लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद यहीं पे हमारे सामने स्टेन का असली चेहरा सामने आता है। वह चालाकी से उस आतंकवादी को एक मशीन के जरिए कुछ समय के लिए पैरालाइज कर सैंपल लेकर वहाँ से निकल जाता है और कंपनी में ही चोरी छुप के उस सूट पे काम करने लगता है। अगले दिन टोनी अपने लैब में होता है। उसे स्टेन पे तो शक पहले से ही था, लेकिन अब टोनी उस शक को यकीन में बदलने के लिए पेपर के जरिए कंपनी के मेन कंप्यूटर को हैक करवाता है। जिसके बाद पेपर को सारी बातें पता चल जाती है और उसे यह भी पता चल जाती है कि स्टेन किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है सेक्टर 16। इन सब के बारे में स्टेन को भी पता चल जाता है कि टोनी ने कंप्यूटर से डाटा चुरवाया है। स्टेन ने अपना आयरन सूट तो बनवा लिया था, लेकिन उसके साइंटिस्ट सूट को जिससे पावर मिले यानी आर्क रिएक्टर नहीं बना पाते, जिस वजह से स्टेन बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधा जाता है टोनी के घर पे और वो धोखे से टोनी को उसी प्रकार पैरालाइज कर देता है जिस प्रकार उसने 10 रिंग्स के लीडर को किया था। जब टोनी अपने बॉडी से कंट्रोल
कंट्रोल खो जाता है तब स्टेन उसके चेस्ट से आर्क रिएक्टर को निकाल कर वहाँ से चला जाता है। उधर पेपर शील्ड के ऑफिसर्स के साथ स्टेन को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाती है। इधर टोनी को जब होश आता है तब वो बहुत बुरी हालत में होता है क्योंकि आर्क रिएक्टर के बगैर वो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। कि तभी टोनी को याद आता है कि उसके पास तो एक पुराना आर्क रिएक्टर भी है जिसे उसने 10 रिंग्स के कैद में बनाया था। जिसके बाद टोनी बड़ी मुश्किल से उस आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगाता है। उसे पता होता है कि पेपर स्टेन को गिरफ्तार करने के लिए गई है जिस कारण उसके जान को खतरा है, इसलिए टोनी जल्दी से आर्मर सूट को पहनकर स्टेन को रोकने के लिए निकल जाता है। उधर जब पेपर उस जगह पे पहुंचती है जहाँ स्टेन अपना प्रोजेक्ट बनवा रहा था, वहाँ स्टेन अपना सूट पहनकर सब पे हमला करने लगता है और पेपर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ टोनी यानी आयरन मैन आ जाता है। जिसके बाद दोनों में घमासान फाइट होने लगती है। जैसा कि टोनी के पास उसका पुराना आर्क रिएक्टर जिसकी वजह से उसका सूट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, साथ ही स्टेन ने जो सूट पहना होता है वो टोनी के सूट से कई गुना बड़ा होता है। टोनी समझ जाता है कि इससे फाइट करके हराना मुश्किल है, इसलिए उसे कुछ दाव पेच खेलने होंगे। कि तभी उसे याद आता है कि बहुत ऊंचाई पे जाने पे उसका ड्रेस जमने लगा था, इसलिए वो ऊपर उड़ने लगता है। उसके पीछे पीछे स्टेन भी ऊपर उड़ने लगता है और एक ऊंचाई पे जाने के बाद स्टेन का ड्रेस जमने लगता है जिसकी वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगता है और उसी जगह पे गिरता है जहाँ टोनी के पिता ने उस बड़े आर्क रिएक्टर को बनाया था, यानी कंपनी के टेरेस पे। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी स्टेन और उसके सूट को कुछ भी नहीं हुआ होता, इसलिए वो फिर से फाइट करने के लिए टोनी के सामने होता है। मगर टोनी द्वारा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने की वजह से उसकी सूट की पावर पूरी तरह से लो हो चुकी होती है, इसलिए टोनी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम जल्दी से उस बड़े आर्क रिएक्टर को एक्टिवेट कर दो। अब टोनी स्टेन को उस आर्क रिएक्टर के और पास ले जाता है, मगर उसके वार की वजह से टोनी उस बड़े आर्क रिएक्टर से लटक जाता है। पर इससे पहले कि स्टेन टोनी को नीचे गिराता तभी पेपर उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देती है, जिस वजह से उसमें से बड़ी मात्रा में भीषण रेस निकलती है, जिसके फोर्स की वजह से टोनी थोड़ी दूर जा गिरता है। मगर स्टेन के सूट की विशालता के कारण वह आर्क रिएक्टर के अंदर ही गिर जाता है, जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है और स्टेन मारा जाता है। अब अगले दिन टोनी के कारनामों की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई होती है, पर इससे पहले कि टोनी सबको ये बताता कि वो ही आयरन मैन है कि तभी उसके पास शील्ड का एजेंट आता है और वो टोनी को एक पर्चा देकर कहता है कि आपको जो इसमें लिखा है वही बोलना है, यानी उस सूट में आप नहीं आपका ड्राइवर था। उनकी पर्सनल दुश्मनी के कारण ये सब हुआ। और अब टोनी पर्चा लेकर माइक के पास जाता है और उस पर्चे पे ध्यान दिए बिना कह देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। और इसी के साथ आयरन मैन पार्ट 1 की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।